वेव नेचर उतना ही ज़्यादा आपको दिखेगा जितनी छोटी उसकी क्या होगी, साइज। एक आप बॉल का वेव नेचर देखोगे तो वो निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको उतना नजर नहीं आएगा। एक किया जाए उससे अल्ट्रासोनिक स्लो मोशन कैमरे से देखा जाए तो जब वो जहाँ से भी वो निकल रही होगी उस समय वो उसकी मोशन बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होगा, हल्का सा उसमें वेव नेचर आएगा। लेकिन वो वेव नेचर हम ऐसे नहीं देख सकते उसको, कोई बोले ऐसे क्योंकि इतना बड़ा वेव नेचर नहीं है उसका, है ना। ट्रक का वेव नेचर और छोटा है, जब वो चल रहा तो उसकी वेव बन रही, लेकिन वो इतनी कम है, इतनी कम कि ना केवल यस जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा, है ना। अर्थ का भी वेव नेचर है, अर्थ जो रोटेट कर रही है उसका, लेकिन वो तो ना के बराबर, वो तो मतलब है ही नहीं, इतना कम है कि 3 जीरो लगा दे तब जाके काम बनेगी, मतलब बहुत ख़त्म टाइप का, लेकिन है ये बिल्कुल। डी ब्रोगली ने क्लियर बोल दिया, हम नहीं बोल रहे। उनने कहा है आप किसी को भी, डी ब्रोगली साहब है, बस का वेव नेचर है, कुर्सी को थ्रो करोगे वेव नेचर है, बॉल को फेंकोगे, फुटबॉल को हिट करोगे वेव नेचर है, पत्थर को फेंकोगे वेव नेचर है। हर एक चीज़ दुनिया में कोई भी मैटर गति कर रहा है मोशन में, हाँ रखी हुई सिर्फ इसका पार्टिकल नेचर है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ गति कर किसी भी पार्टिकल का जो वेव नेचर है वो इस फॉर्मूले से आता है, दिस इज द डी ब्रोगली का फाइनल इक्वेशन। ये पार्टिकल है, मोमेंटम है, एम भी अभी हम प्रूव कर रहे हैं। लेकिन फिर लास्ट में वो एक चीज़ बोले कि भैया आप अगर ट्रक का निकालोगे, अर्थ का निकालोगे तो फिर आपको दिखने नहीं वाला। बोले कि जितना बड़ा पार्टिकल लोगे उतना कम वेव नेचर मिलेगा आपको, तो बोले जितना छोटा पार्टिकल लोगे उतना ज़्यादा। तो डी ब्रोगली से पूछा गया कौन से ले, बोले जो सबसे छोटे वो लो। तो एक बोला एटम, बोले हाँ एटम ले लो दिख जाए, बोले और छोटे लो ना एटम के अंदर भी, तो इलेक्ट्रॉन लो, प्रोटॉन लो, न्यूट्रॉन लो। तो एक व्यक्ति बोला प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो घूमते ही नहीं है, तो बोले जो घूमते उसका देखो। तो डी ब्रोगली ने सबसे ज़्यादा तो जिस पार्टिकल को सिलेक्ट किया अपने वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए वो कौन सा, और इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट नहीं करता जैसे हमें दिखता है, ऐसे रोटेट नहीं करता है, ये रियल बात है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रोटेट करता है, ऐसे वेव फॉर्म में, ऐसे वेव फॉर्म में रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन, इस रोटेट लाइक वेव, ऐसे रोटेट कर। और इसकी वैल्यू भी निकाल ली गई है, MVR = NH/2π। कहाँ लिखवाई थी वैल्यू, नील बोर के मॉडल, ये वैल्यू यहीं से आई है, अभी हम निकलवाएंगे ये वैल्यू। नील बोर का मॉडल, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम MVR = NH/2π, है ना। तो जे इलेक्ट्रॉन, बोले इलेक्ट्रॉन का देखो दिखेगा, तो एक व्यक्ति बोला तो इलेक्ट्रॉन तो ही दिखा, तो बोले भाई एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट से ही ये सब का आने वाला है। ये आम आदमी में ये चीज़ें आप व्यक्ति को नहीं दिखेगी, ये एक्सपेरिमेंट वाली बात है, तो हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, लाइट का भी ड्यूल नेचर होता है। लाइट है तो उसका ड्यूल नेचर के लिए किस नेचर को डिफाइन किया गया, पार्टिकल है, तो उसका पार्टिकल है तो उसका कौन सा नेचर बताएगा, वेव नेचर। इस प्रकार इस बताया है, ठीक है। तो चलना है हमें आगे, खाली हेडिंग। ड्यूल नेचर, ड्यूल मतलब दोहरा, दो प्रकार का। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का दोहरा व्यवहार, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। और यहाँ पर आपको लिखना है ब्रैकेट में, डी ब्रोगलीज, डी देखो इनके नाम में जो डी लगता है ना वो स्मॉल डी ई लिखती थी अपने नाम में, ठीक है। तो डी ब्रोग
लीज, डी ब्रोगली नाम है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है का की, मतलब डी ब्रोगली का, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो जब भी आपसे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर पूछा जाए आपको यही इक्वेशन सॉल्व करके दिखाना है, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली। इसका पूरा नाम था लोइस डी ब्रोगली, लोइस डी ब्रोगली जिसका नाम था। डी ब्रोगलीज इक्वेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। तो लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, साइंटिस्ट के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा करें स्टार्ट करके, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ये अपॉस्ट्रोफी ऐसा मतलब डी ब्रोगली का इक्वेशन, अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की कै ए होता है ना, डी ब्रोगली, नाम इनका डी ब्रोगली, जैसे हुंस मतलब हुंस का है ना, अब्बाहूज का, इनका मतलब सिर्फ ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार, ठीक है, लिखो उसके आगे, सिमिलर टू सिमिलर टू लाइट ब्रैकेट में लिख लेना, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सिमिलर टू लाइट मैटर पदार्थ वाला मैटर पार्टिकल्स लाइक, अब देखो हम लिख तो सब सकते हैं, ट्रक, बस, बॉल, और न्यूमेरिकल में भी आएंगे, ट्रक की वेवलेंथ निकालो, गेंद की वेवलेंथ निकालो, बस की वेवलेंथ निकालो, अर्थ की, आने तो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेव निकल के किसकी आनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। अब आप कहोगे सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मोशन तो नहीं करते, वो मोशन नहीं करते लेकिन उनको कराया जा सकता है मोशन, है ना, उनको मोशन में लाया जा सकता है बाय अप्लाइंग हाई एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सेल्फ रिवॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसके लिए इक्वेशन सबसे ज़्यादा वैलिड है, वो है छोटे छोटे पार्टिकल, है ना। तो जैसे लाइट का ड्यूल नेचर होता है, तो लाइट का वेव नेचर तो है, कौन सा नेचर प्रूव किया गया, पार्टिकल ने, ठीक है ना। इसी प्रकार मैटर का पार्टिकल नेचर तो है, कौन सा नेचर प्रूव करना है, वेव नेचर करना है। तो सिमिलर टू लाइट मैटर पार्टिकल्स लाइक, अब हम कौन से मैटर पार्टिकल लिखने वाले, ध्यान से देखिएगा, लाइक इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉल, और भी लिख सकते हो आप, जितने भी चाहो, बस, ट्रक, अर्थ, सब लिख जा सकता है, लेकिन जितने बड़े की तरफ जाओगे उतना नेचर कम दिखेगा, है ना, इट्सेट्रा। तो सिमिलर टू लाइट मैटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉल, एटसेट्रा इन मोशन, लेकिन ध्यान रखना ये मोशन में ही आएगा इनका ड्यूल नेचर, रुका हुआ नहीं आएगा, मोशन लिख लें, एक्सेलरेशन लिख। तो सिमिलर टू लाइट या EMR मैटर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉल एटसेट्रा इन मोशन also have dual nature, इनका भी दो प्रकार का व्यवहार होता है। इसके लिए कौन सा नेचर निकाला गया था, पार्टिकल, इनके लिए कौन सा निकाला जाएगा, वेव नेचर। लाइट की तो वेव होती है लेकिन पार्टिकल की वेव नहीं दिखती हमें, लेकिन होती है तो वो है। तो हैव ड्यूल नेचर, दैट इज
दैट इज, देखो बच्चों दैट इज आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और नहीं लिखना तो इसका साइन होता है आई ई ऐसे करके, इसका मतलब होता है और ड्यू नेचर दैट इज पार्टिकल एंड वेव नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर, particle and wave nature, which is called dual nature, which is called nature of matter, which is called dual nature of matter। समझ गए? देखो आपको एक तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत वर्क करना है, और दूसरा आपको ये कोशिश करना है कि हम कॉन्सेप्ट समझ लें तो उसको लिख पाएँ, क्योंकि आप अगर समझ के लिखना सीख गए ना तो आप बड़ी बड़ी बुक्स को ऐसे 2-2 4-4 घंटे में पलटा देंगे, लेकिन आप अगर लिख नहीं पा रहे तो फिर आप रटोगे उसे। तो यही सबसे ज़्यादा करना है, और एक 12th क्लास के अलग अधिकतर बच्चों के आ गया है, अधिकतर बच्चों को, आपको विश्वास नहीं होगा कि कई बच्चे 12th क्लास के ऐसे हो गए कि हम उनको कुछ चीज़ समझा देते हैं तो वो लिख लेते हैं अपने मन से, वो मेहनत से आया है उनको इतना तरीका। आज ही हम उनसे एक टॉपिक कहा था, हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल बताई थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है, पता है लिखा, सब ने लिखा, हाँ थोड़ा लैंग्वेज टूटी फूटी फिर अच्छी खराब, लेकिन कोशिश की। फिर हमने आइडियल लैंग्वेज भी लिखवा दी, हमने कहा आपने जो लिखी बहुत अच्छी है, इसको भी देख लेना, तो कोशिश उनने चालू कर दी है। तो आप इसको एक बार समझ लेंगे, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल हमारे जैसा उतारें, तो आपको ये समझना है कि सर ने क्या समझाया था कि लाइट की तरह जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो मोशन करते हैं तो उनका भी ड्यूल नेचर होता है। तो पार्टिकल का पार्टिकल नेचर तो होता ही है, मैटर का पार्टिकल नेचर, एक और कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर। तो मैटर एक नेचर हो गया, वेव दूसरा नेचर होगा, कुल मिला के कितने हो गए, 2 नेचर, इसी को बोलते हैं ड्यूल नेचर। तो जैसे लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर पार्टिकल नेचर। वेव नेचर मैक्सवेल ने बताया था, पार्टिकल नेचर प्लैंक ने बताया था, पैकेट ऑफ एनर्जी बंडल ऑफ एनर्जी। उसी प्रकार जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, अर्थ भी एक पार्टिकल है, ह्यूज पार्टिकल, बहुत बड़ा पार्टिकल है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ बस, ट्रक, अर्थ, फुटबॉल है ना, साइकिल चल रही, हम दौड़ रहे है ना, स्टोन थ्रो किया, सब एग्जाम्पल लिख सकते थे, लेकिन बस ये है कि उनमें वेव बहुत कम दिखेगी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा दिखती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉल में भी दिखेगी, हम निकालेंगे न्यूमेरिकल में, सब में। तो वो मोशन तो नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सर्वज्ञात है, क्योंकि वो सेंटर में पाए जाते हैं, फिक्स है, लेकिन उनको मोशन कराया जा सकता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हैं, तभी तो नए नए एलिमेंट बने हैं आपके, तब उनको मोशन कराया जा सकता है ना। तो जैसे पहाड़ मोशन नहीं करता, लेकिन उसको भी मोशन कराया जा सकता है, खिसकाया जा सकता है पहाड़ को, यस खिसकाया। अभी घर खिसकने लगे हैं, आपको पता है, आदमी अपना घर यहाँ बना, उठा के ले गए दूसरी जगह, क्या यही वाले घर, ये अपने यहाँ पर ये टेक्निक नहीं, जो अपने यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं उनकी नींव इस प्रकार से सेट की जाती है अर्थ में कि पूरा घर जाला ऊपर से कनेक्टेड होता है, तो नीचे से इसका खर्चा बहुत आता है। अभी अपने पंजाब में एक किसान ने 500 मीटर अपना घर खिसकाया, क्योंकि वहाँ हाईवे बनना था, 5 लाख रुपए खर्चा आया उसका घर खिसकाने में, 5 लाख, बहुत बड़ा घर था उसका। तो बहुत सारे जैक लगते हैं, मशीन लगती है पूरा घर। और आपको आप लोग और देखिए, कुछ समय बाद ऐसे घर बनने ही नहीं है, अब बने बनाए घर आने लगे हैं, पता है आप लोगों को, बने बनाए घर आने लगे। ऐसा पूरा बना बनाया कमरा आता है, पूरा जाला सीमेंट का, अच्छा उसमें कितनी विंडोज आने वो आप यहाँ आ जाएंगे, बना जाएंगे उससे, फिर बना बनाया बॉक्स लाएंगे कमरे का, अच्छा है भी, और जिस प्लेस पे आपको जगह बनानी उस जगह को सेट करेंगे, तो उसमें कॉलम वॉलम बनाएंगे और रख देंगे सीधे ऐसे 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 रख देंगे। और एक घर बात और है, इन जो वो घर जो डिब्बे वाले घर हैं, इन घर की एक खास बात है कि ये भूकंप में भी दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक घर है,
और पूरा वो रॉड से सीमेंट कस के बनाया गया है, तो भूकंप आएगा तो वो पूरा पूरा हिलेगा। इसमें भूकंप आएगा तो हमें लग रहा है अगले 20 साल बाद जो सरकार भी कहती है आप योजना लगाती है आवास, सरकार सीधे घर बना के लाएगी, बोली जगह है रख देगी। नहीं हो गए, हम तो 100% से हो रहे। और ये टेक्निक आप देख लेना, आपके रहते रहते 10-15 साल में अगर ना आ जाए, ये टेक्निक आ जाएगी आपकी यहीं पर 10-15 साल में। आप देखना घर ऐसे ही बनना चालू होने वाले हैं, जैसे हमने आपको बताया पर्टिकुलर इस तरीके से बन, जैसे कि ब्रिज नहीं बनते बने बनाए सीधे, वैसे ही तो नींव बेस बनाएंगे, वैसे ही घर बनेगा ब्रिज की तरह घर। अब कितना भी भूकंप आ जाए ब्रिज टूट नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा एक है, अलग अलग बना ही नहीं है, वो पूरा एक है आपका। हिल डुल सकता है, हाँ टेढ़ा मेढ़ा। और ब्रिज तो चलो फिर भी बहुत ऊंचाई पे, अगर बिल्कुल उतनी तीव्रता का भूकंप तो आता नहीं, सबसे खतरनाक 7 और 8 का माना जाता है। तो 7-8 में भी इतना मोशन होता है, इतने मोशन में अपना तो ये गिर जाएगा, अपना तो इतने में भी गिर जाएगा। 0.7 तक का आता है जो रिएक्टर स्केल होती है उसमें देखा जाता है, तो उतने में तो ब्रिज गिर ही नहीं सकता। लेकिन बहुत ही तेज भूकंप आ गया तो भले ही ब्रिज पलट जाए लेकिन टूट नहीं सकता। लेकिन घर के तो गिरने की कोई चांस ही नहीं, वो तो ज़मीन पे। तो ये साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं। अभी तो ऐसे भी आ रहे हैं, कैप्सूल आ रहे हैं, 2 कैप्सूल खाओ पूरे दिन, सुबह से शाम तक खाना खाने की जरूरत नहीं होता है। तो आगे जाके अब ज़मीन तुम लोगों ने पूरी बर्बाद कर दी, उसमें वो बची नहीं है। बहुत बड़े संत हैं, सदगुरु को क्या नाम है उनका, ईसा फाउंडेशन जो चला रहे हैं, हाँ। तो उनने बताया है कि अगर ऐसे ही मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन है अगर वो बर्बाद करते रहोगे, प्रोडक्शन इसका वैसे ही घट गया है, तो अब 2034 तक उतना भोजन अर्थ से नहीं आएगा जितना पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो फिर साइंटिस्ट लगे हैं भैया क्या करें, लो कैप्सूल खाओ, ऐसे ही होगा। अब आप लोग सब बर्बाद कर दोगे। मोबाइल अच्छे बने, टेंशन नहीं लेना, मोबाइल चला के भरपूर मिले हैं, दिन भर यूट्यूब में चलाइयो। कितने लोग यहाँ जो मोबाइल एडिक्टिव हैं, जो मोबाइल का जिसको एडिक्शन है, जो मोबाइल मीडिया, 2 तो है ही हैं, तो बहुत मोबाइल चलाते ना, बहुत चलाते हैं मोबाइल, पता है मुझे। व्हाट्सएप पे नहीं, बहुत यूट्यूब चलाते हैं, हमें सब पता है। हम आज पूछे वैष्णवी बहुत चलाती है, तुम भी चलाते हो? बस चलाती हो, प्राची भी बहुत चलाती है, शिक्षा भी बहुत चलाती है। अब बच्चों का भैया यूट्यूब, गूगल और फेसबुक, ये तुमने यूट्यूब, गूगल और व्हाट्सअप आपने जो 3 पकड़ लिए ना, ये 3 ही तो सबसे फेमस है। इंस्टा वो ही चलाते हैं जिनको रील वगैरह बनानी, बाकी कोई नहीं चलाता। इंस्टा में और कछु है ही नहीं है रील के अलावा, और कुछ नहीं। चलो अच्छा है, देखो सब अच्छा है, अगर आप नेट से पढ़ाई का काम लो तो अच्छा है। तो देखिए जितने भी अपने पार्टिकल हैं वो अगर मोशन में हैं, माइग्रेशन में है, मूवमेंट में है, एक्सेलरेशन में है, तो उनमें कौन सा नेचर आ जाएगा, वेव नेचर। तो पार्टिकल में वेव नेचर, कुल मिला के कितना नेचर हो गया, ड्यूल नेचर। इसी को बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, क्योंकि पार्टिकल क्या एक प्रकार का मैटर। क्लियर है ना? तो आप ऐसे इन चीज़ों को आप डेवलप करोगे तो डेवलप होते होते हो जाएंगी डेवलप, है ना। और आप लोगों में याद करने की क्षमता तो असीम है, अपार है, जैसा आपको उसको समझ में लाना है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो डी ब्रोगली साहब ने कहा था, उनने ये बोला था मैटर पार्टिकल पोजेस ड्यूल नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डी ब्रोगली। नहीं, हम तो सब चेक कर दें, हम उनका स्टेटमेंट बता रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। तो मैटर पार्टिकल क्या होते हैं, उसके 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। अब पार्टिकल में जो वेव पाई जाती है, मैटर में जो वेव पाई जाती है, जैसे इस चौक को हम थ्रो करेंगे तो इसमें जो वेव आएगी उस वेव का नाम भी दिया उनने,
उस वेव को क्या बोला जाता है? लाइट में जो वेव आती है उसको तो सिर्फ वेव बोलते हैं, लेकिन मैटर में जो वेव आती है उसको बोलते हैं मैटर वेव। तो आपके 1 नंबर में पूछ लिया जाता है मैटर वेव क्या होती है, तो सीधी सी बात है, जो वेव मैटर में पाई जाएगी, बस जब चल रही तो जो वेव उसमें पाई जाएगी वो बस की वेव कहलाएगी। अर्थ जब नहीं, मैटर वेव, बस एक मैटर है ना, तो बस मैटर वेव। अर्थ जब रोटेट हो रही है तो उसकी भी वेव है, तो वो मैटर वेव है। किसी भी मैटर के साथ जो वेव आएगी वो क्या कहलाएगी? मैटर वेव। कोई आपसे पूछ ले गामा रेज के साथ जो वेव है वो मैटर वेव, तो आंसर नहीं, क्योंकि गामा रेडिएशन का पार्ट है। तो जो मैटर के साथ आएगी उसको आप क्या बोलोगे? मैटर। लिखना है इसके नीचे, वेव associated with matter particles is called matter wave, और ये मैटर वेव लाइट की वेव से बहुत अलग होती है। इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, लाइट के जैसे थोड़ी चल पाएंगे पार्टिकल्स, उतनी स्पीड से थोड़ी चल सकते। इसकी वेलोसिटी अलग होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, इसकी एम्पलीट्यूड, इसका सब कुछ अलग होता है, हर चीज़। हाँ, और मैटर वेव किसके साथ पाई जाएगी? लाइट के साथ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। और मैटर वेव मैटर के साथ पाई जाएगी, है ना। तो वेव जो पाई जाती है, वेव एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैटर वेव, मैटर वेव। लिखा था आप लोग कॉल्ड मैटर वेव, ठीक है, लिख लिया इतना, इज कॉल्ड मैटर वेव। अब लिखिए वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर में वेव नेचर आपको कितना उतना देखने को मिलेगा जितना कम क्या है, साइज है, ध्यान रखिएगा, साइज ऑफ मैटर पार्टिकल्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ पार्टिकल्स और साइज ऑफ मैटर और साइज ऑफ मैटर पार्टिकल्स, है ना। अब हम इस लॉ को वेरीफाई करेंगे। हालांकि जो डी ब्रोगली ने वो माइक्रो पार्टिकल पे भी अपना एक्सपेरिमेंट किया है, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे, जिन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सका हो, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे भी उन्होंने अपना प्रयोग किया है। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े, है ना, जैसे कि बॉल, स्टोन, फुटबॉल, बस, ट्रक, अर्थ, इन पे भी किया है। तो दोनों में ही वेव पाई जाती है, लेकिन सिग्निफिकेंट जो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वो किस में पाई जाएगी? माइक्रोस्कोप। नहीं, हमने लिख तो दिया माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो है ना। अब इसको हम इसका फॉर्मूला ड्राइव, फॉर्मूला आपका P = h/λ। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला पार्टिकल का मोमेंटम का वेव नेचर निकल के आएगा। तो चलिए लिखिए, फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, फ्रॉम आइंस्टीन्स इक्वेशन। अब आइंस्टीन इक्वेशन सबको पता है कि नहीं पता है? सबको पता होना चाहिए, अभी हमने रिवाइज भी करवाया है।
कॉन्स्टेंट इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल एम सी स्क्वेयर, है ना, E इक्वल एम सी स्क्वेयर, जितना फ्रॉम प्लैंक्स इक्वेशन, फ्रॉम प्लैंक साइंटिस्ट है तो इक्वेशन क्या है, प्लैंक्स का इक्वेशन, साइड इक्वल है, एनर्जी इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड है इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 एंड 2 का, क्योंकि ई इक्वल है तो दोनों का एम सी स्क्वायर और एच में क्या होगा, सॉरी एच न्यू स्क्वायर इक्वल एच न्यू, एम सी स्क्वायर इक्वल एच न्यू। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते, ए लिख गया था ऊपर का, न्यू फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का हमें रिलेशन पता है, न्यू इक्वल क्या होगा, सी अपॉन लैम्बडा, सी अपॉन वैल्यू रख देंगे, एम सी स्क्वायर इक्वल एच सी अपॉन लैम्बडा।